को नमस्कार। हिंदी से प्रगत चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम एलटी 2018 में जो पेपर हुआ था शिक्षा मनोविज्ञान का, उसमें जो पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उनके बारे में आज हम व्याख्यात्मक रूप से आप सभी के सामने प्रश्न रखने वाले हैं। वीडियो में पहली बार हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे आप सभी को नई नई वीडियो समय समय पर मिलती रहेगी साथियों। और अंत तक बने रहेगा और वीडियो में आप सभी के सामने नए नए तथ्य आएंगे जो आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। जो प्रश्न है इनका केवल एक ही उत्तर नहीं है, इन प्रश्नों के उत्तरों से संबंधित विस्तार से हम आज पढ़ने वाले हैं, जिससे आप सभी को आने वाला जो एलटी का पेपर है उसमें निश्चित रूप से मदद मिलेगी और आप सभी को इसका लाभ होगा। चलते हैं बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न की ओर। साथियों, पूछा गया है कि यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एकनिष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। यह कथन शिक्षण की किस विधि की ओर संकेत करता है? देखिए, एक कथन पूछा गया है और आपको बताना है कि ये शिक्षण की कौन सी विधि की ओर संकेत करता है ये कथन। पहला विकल्प है प्रदर्शन, दूसरा है ह्यूरिस्टिक, तीसरा है समस्या समाधान, चौथा है प्रोजेक्ट विधि। बताइए सही उत्तर। प्रश्न पढ़िए, मनन कीजिए और सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है साथियों प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि क्या करता है साथियों कि सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एकनिष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। ठीक है, यह प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत आता है। जरा इसको विस्तार से समझते हैं, थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। यह कथन शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि की ओर संकेत करता है। प्रोजेक्ट विधि में छात्र एक विशेष परियोजना पर काम करते हैं जो सामाजिक वातावरण में आयोजित होती है और इसमें व्यावहारिक ज्ञान और कौशल का विकास होता है। अतः प्रश्न का अभीष्ट उत्तर विकल्प डी सही होगा, अर्थात प्रोजेक्ट विधि जो एक कथन था ये प्रोजेक्ट विधि की ओर संकेत करता है। दूसरा प्रश्न साथियों, चिंता का वह स्तर जो छात्रों को सीखने के लिए तैयार करता है वह है चिंता न होना, अत्यधिक चिंता, सामान्य चिंता, यह अधिगम सीखना का चिंता से कोई संबंध नहीं है। बताइए, चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है। इसका समुचित उत्तर है साथियों सामान्य चिंता। ठीक है, कि चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है उसे हम सामान्य चिंता कह सकते हैं। ठीक है, विस्तार से पढ़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में चिंता का एक सामान्य स्तर वास्तव में छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह उन्हें सतर्क और केंद्रित रखता है जिससे वे अधिक प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं। सामान्य चिंता छात्रों को सीखने में उनकी एकाग्रता बढ़ा सकती है। ठीक है, जो सामान्य चिंता है वो क्या करेगी, छात्रों को सीखने में उनकी एकाग्रता को बढ़ा सकती है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण है। दल शिक्षण में दल है, आपको बताना है। पहला विकल्प है अध्यापकों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। दूसरा है छात्रों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। और तीसरा है साथियों अध्यापकों एवं छात्रों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। चौथा है साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दल शिक्षण क्या है? दल शिक्षण है साथियों अध्यापकों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है उसे दल शिक्षण कहा जाता है। कि ये अध्यापकों का दल होता है दल शिक्षण, जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेंगे। दल शिक्षण में दल अध्यापकों का होता है जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करते हैं। दल शिक्षण एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ शिक्षक मिलकर एक समूह बनाते हैं और एक ही कक्षा में एक ही पाठ को विभिन्न दृष्टिकोणों से पढ़ाते हैं, एक ही पाठ को विभिन्न दृष्टिकोणों से सिखाते हैं। दल शिक्षण के लाभ छात्रों को विभिन्न
दृष्टिकोणों से विषय को समझने में मदद मिलती है। छात्रों को विभिन्न शिक्षण शैलियों का अनुभव होता है। शिक्षकों को अनुभव और ज्ञान का आदान प्रदान होता है। ठीक है, ये दल शिक्षण के लाभ थे। साथ ही जो भी प्रश्न का उत्तर बताया जा रहा है वो व्याख्यात्मक रूप से बताया जा रहा है, तो ये परीक्षा उपयोगी है। तो निश्चित रूप से आने वाली जो परीक्षा है उन सभी में आपको मदद मिलनी है। चौथा प्रश्न है, आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व गुण होते हैं। आयताकार शारीरिक संरचना या आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व गुण होते हैं। पहला है परंपरावादी एवं सामाजिक, दूसरा है शांति प्रिय एवं एकांत प्रिय, तीसरा है जोशीले एवं क्रोधी, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व गुण कौन से होते हैं? सही उत्तर है साथियों सी, जोशीले एवं क्रोधी। ठीक है, ये जो आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति में जो गुण होता है वो जोशीले होते हैं और क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति जिन्हें मेजोमार्फिया भी कहा जाता है, आमतौर पर जोशीले, ऊर्जावान, आत्मविश्वास से भरे और क्रोधी होते हैं। वे नेतृत्व करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्सुक होते हैं। आयताकार शरीर रचना वाले व्यक्तियों में कुछ विशेषताएं देखी जाती हैं। पहला ऊर्जावान, दूसरा है आत्मविश्वास से भरे, तीसरा प्रतिस्पर्धा, उसके बाद जोशीले और क्रोधी। ठीक है, ये आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व के गुण को आपने पढ़ा, तो इसका समुचित उत्तर है सी, जोशीले एवं क्रोधी होते हैं। पांचवा है शिक्षण व्यूह रचना है। उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना, शिक्षण की विधि या कक्षा में अतिरिक्त क्रिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए साथियों, शिक्षण व्यूह क्या होता है? सही उत्तर है साथियों, उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना। ठीक है, उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना क्या है? शिक्षण व्यूह। ठीक है, इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। शिक्षण व्यूह रचना शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीका है। यह शिक्षण विधियों और तकनीकों का एक संग्रह है जो शिक्षकों को छात्रों को प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करने के लिए उपयोगी करते हैं। शिक्षण व्यूह रचना के कुछ महत्वपूर्ण घटक, उद्देश्य, सामग्री, क्रियाकलाप, मूल्यांकन आदि। शिक्षण व्यूह रचना के कुछ उदाहरणों में शामिल है जैसे प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा, सहयोगी शिक्षा, विभेदित निर्देश। ठीक है, तो ये शिक्षण व्यूह रचना शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। साथियों देखिए, ऐसे जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों के हम ये तो दावा नहीं कर सकते कि ऐसे ही प्रश्न सेम टू सेम आ जाएं, हूबहू ऐसे वहाँ प्रश्न पत्र में आ जाए, लेकिन इन प्रश्नों से मेल खाने वाले प्रश्न जरूर वहाँ आ सकते हैं, तो इसलिए ये अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद है छठा प्रश्न, अज्ञात से अज्ञात की ओर एक, शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र, शिक्षण तकनीकी या शिक्षण युक्ति। बताइए, ज्ञात से अज्ञात की ओर एक क्या है? बताइए। यह साथियों शिक्षण सूत्र। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र है साथियों। इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। शिक्षण सूत्र शिक्षण का एक आधारभूत सिद्धांत है जो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। यह सूत्र बताता है कि शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक को पहले छात्र के ज्ञात ज्ञान से, अर्थात जो छात्र को आता है, शुरुआती करनी चाहिए और धीरे धीरे उन्हें नए और अज्ञात ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए। शिक्षक निम्न तरीकों से शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। पहला है छात्रों के पूर्व ज्ञान का आकलन करना, दूसरा है नई जानकारी को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, तीसरा है सरल से जटिल की ओर बढ़ना, चौथा है मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना और पांचवा है विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ना। ये सभी शिक्षण सूत्र हैं साथियों। तो ये जो प्रश्न था ये ज्ञात से अज्ञात की ओर, अर्थात जो बच्चे को याद है या जो बच्चे को याद नहीं है, पता नहीं है, उसकी ओर जो बढ़ना है, ये शिक्षण सूत्र है। ठीक है, सातवां है वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रतिगमन का नियम, उपयुक्त सभी। बताइए, वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा। सही उत्तर है साथियों उपयुक्त सभी, यानी समानता का नियम समझना पड़ेगा, भिन्नता का नियम समझना पड़ेगा और प्रतिगमन का नियम समझना पड़ेगा। ठीक है, किसको समझने के लिए? वंशानुक्रम। ठीक है, थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। वंशानुक्रम को समझने के लिए उपयुक्त सभी नियमों को समझना होगा क्योंकि प्रत्येक नियम वंशानुक्रम के विभिन्न पहलुओं को पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, सातवां। चलने हैं आठवें प्रश्न की ओर। थोड़ा सा और विस्तार से दिया है। समानता का नियम, माता पिता और संतानों में कुछ समान विशेषताएं होती हैं
जो उनमें जीन के कारण होती है, माता पिता से संतानों में विरासत में मिलती है। दूसरा है भिन्नता का नियम, माता पिता और उनकी संतानों में भिन्नता जीन के पुनर्संयोजन और उत्परिवर्तन के कारण होती है। तीसरा प्रतिगमन का नियम, यह बताता है कि यदि माता पिता किसी विशेष गुण में औसत से अधिक या कम होते हैं तो उनकी संतान औसत के करीब होंगी। ठीक है, ये 3 नियम भी वंशानुक्रम को दर्शाती हैं, बताती हैं। 8वां है निम्नलिखित में से एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। साक्षात्कार, मानक संदर्भित परीक्षण, प्रश्नावली, अवलोकन। बताइए शैक्षिक मापन की विधि कौन सी नहीं है? सही उत्तर है साथियों, मानक संदर्भित परीक्षण शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। ठीक है, साक्षात्कार विधि है, प्रश्नावली विधि, अवलोकन विधि है, लेकिन मानक संदर्भित परीक्षण शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। तो विकल्प 2 सही होगा। विस्तार से पढ़ेंगे थोड़ा। शैक्षिक मापन की विधियों में सामान्यतः मानक संदर्भित परीक्षण शामिल नहीं है। मानक संदर्भित परीक्षण शैक्षिक मापन की विधि नहीं है क्योंकि यह छात्रों के प्रदर्शन को किसी मानदंड या समूह से तुलना नहीं करता है। शैक्षिक मापन की अन्य विधियां क्या क्या हैं? प्रश्नोत्तरी विधि, निबंध, प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो, अवलोकन, साक्षात्कार। ठीक है, ये शैक्षिक मापन की अन्य विधियां हैं, इसको भी आप ध्यान रख लेंगे। जो भी प्रश्न के उत्तर आप सभी को बताए जा रहे हैं, ये केवल एक उत्तर नहीं है, इससे जुड़े हुए कई उत्तर आपको मिलेंगे जो परीक्षा उपयोगी होंगे। 9वां प्रश्न है, आनुवंशिक गुणों का वास्तविक संवाहक क्या है? गुणसूत्र, केंद्रक, जीन्स या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए आनुवंशिक गुणों का वास्तविक संवाहक। सही उत्तर है साथियों, जीन्स, यानी जीन होते हैं जो, वो आनुवंशिक गुणों का वास्तविक संवाहक होते हैं। ठीक है, विस्तार से पढ़ लेंगे। जीन्स डीएनए के छोटे खंड होते हैं जो आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करते हैं। वे माता पिता से संतान को विरासत में मिलते हैं और जीवों के लक्षणों को निर्धारित करते हैं। जीन्स में विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक गुण होते हैं जैसे कि बालों का रंग, आंखों का रंग, ऊंचाई और रक्त। ठीक है, ये सभी जीन्स हैं। अब जीन्स क्या है? डीएनए के छोटे खंड होते हैं। ठीक है, जीन्स में परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन नए लक्षणों का कारण बन सकते हैं जो कुछ मामलों में फायदेमंद और कुछ मामलों में हानिकारक हो सकते हैं। 10वां है, एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली एवं काले कोट को देखकर डरने लग गया है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है अनुक्रिया का सामान्यीकरण, उद्दीपन का सामान्यीकरण या ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली, काले कोट को देखकर डरने लग गया है, तो अनुबंधन में कौन से अनुबंधन में निहित होगा? बताइए। सही उत्तर साथियों, उद्दीपन का सामान्यीकरण। ठीक है, उद्दीपन का सामान्यीकरण है। उद्दीपन का सामान्यीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति एक उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करना सीखता है जो मूल उत्तेजना के समान होता है। इस मामले में बच्चे ने काले कुत्ते को देखकर डरना सीखा। जब वह काली बिल्ली और काले कोट देखता है तो वह उन्हें काले कुत्ते के समान मानता है और डरने लगता है। ये क्या है साथियों? उद्दीपन का सामान्यीकरण। ठीक है, आगे चल रहे 11वें विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यावहारिक विधि है। उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना, विपरीत अर्थ वाले शब्द बताना, समानार्थी शब्द बताना, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यदि विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने के लिए व्यावहारिक विधि कौन सी है? सबसे अच्छी विधि, व्यावहारिक विधि बतानी है कठिन शब्द को सिखाने के लिए या कठिन शब्दों का अर्थ समझाने के लिए। सही उत्तर साथियों, उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना। ठीक है, कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यावहारिक विधि यही होगी कि जो कठिन शब्द हैं उन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके पढ़ाना। ठीक है, विद्यार्थी को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की सबसे व्यावहारिक विधि है उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना। यह विधि छात्रों को शब्दों का अर्थ समझने और याद रखने में मदद करती है। जब विद्यार्थी किसी शब्द को वाक्य में देखते हैं तो वे उस शब्द का अर्थ और उसका उपयोग कैसे किया जाता है यह बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, 12वां प्रश्न है, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है? बताइए व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है? आपको बताना है। संज्ञानात्मक पक्ष है या गैर संज्ञानात्मक पक्ष है या बौद्धिक पक्ष है, बाह्य पक्ष है? क्या? व्यक्तित्व। ठीक है, किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है?
किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है? व्यक्तित्व। बताइए। सही उत्तर है साथियों, गैर संज्ञानात्मक पक्ष। ठीक है, गैर संज्ञानात्मक पक्ष है। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का वह पक्ष है जो उसके विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं से निर्धारित होता है। इसे गैर संज्ञानात्मक पक्ष कहा जाता है क्योंकि यह व्यक्ति के बौद्धिक क्षमताओं से अलग होता है। अब गैर संज्ञानात्मक पक्ष में निम्न शामिल है, जैसे व्यक्तिगत लक्षण, स्थायी विशेषता है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। दूसरा, भावनाएं, क्षणिक अनुभव है जो व्यक्ति के विचारों और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। फिर है प्रेरणा, यह वह शक्ति है जो व्यक्ति को लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का वह पक्ष है उसके विचारों, भावनाओं और प्रेरणाओं से निर्धारित होता है। इसे गैर संज्ञानात्मक पक्ष कहा जाता है। ठीक है, 13वां है, अध्यापक होने के नाते यदि आप किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप अधिगम के किस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या क्षेत्रीय सिद्धांत? बताइए। अध्यापक होने के नाते कि आप किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो कैसे सुधारा जा सकता है आपको बताना है। सही उत्तर है साथियों, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के द्वारा यदि किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप कौन से सिद्धांत को मानना है, चलना है, ध्यान में रखना है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। विस्तार से पढ़ेंगे। यह सिद्धांत कहता है कि व्यवहार परिणामों से जुड़ा होता है। यदि किसी व्यवहार के बाद सकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो वह व्यवहार दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है। यदि किसी व्यवहार के बाद नकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो वह व्यवहार कम होने की संभावना होती है। अध्यापक इस सिद्धांत का उपयोग करके विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारने के लिए क्रियात्मक योजना बना सकते हैं। ठीक है, 14वां है, कक्षा कक्षी संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है? साथियों, माइक्रो टीचिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं कक्षा कक्ष संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है? पृष्ठ पोषण हेतु, विभिन्न कौशलों के विकास हेतु, या पाठ पूर्ण करने हेतु, या मूल्यांकन हेतु? बताइए, सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है? सही उत्तर है साथियों, विभिन्न कौशलों के विकास के लिए सूक्ष्म शिक्षण, कक्षा कक्षी संप्रेषण व सूक्ष्म शिक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि विभिन्न कौशलों का विकास हो सकता है। किससे? सूक्ष्म शिक्षण से। थोड़ा सा पढ़ेंगे विस्तार से। सूक्ष्म शिक्षण एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो शिक्षकों को विभिन्न शिक्षण कौशलों को विकसित करने और सुधारने में मदद करती है। यह शिक्षकों को वास्तविक कक्षा कक्षी परिस्थितियों का अनुकरण करने और उनके शिक्षण के प्रभावों का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है। सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से शिक्षक निम्न कौशलों का विकास कर सकते हैं: संचार कौशल, प्रस्तुति कौशल, प्रश्नोत्तरी कौशल और समूह प्रबंधन कौशल आदि। ठीक है, तो कौन कौन से कौशल का विकास किया जा सकता है? जैसे संचार कौशल, प्रस्तुति कौशल या प्रश्नोत्तरी कौशल या समूह प्रबंधन कौशल। इन सभी कौशलों का विकास किया जा सकता है। प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। बताइए, कथन क्या है? ये कथन है साथियों सही, इट इज ट्रू। संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। यह कथन सही है। ठीक है, थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। संचार प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार वास्तव में शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। शिक्षक न केवल शब्दों के माध्यम से जानकारी साझा करते हैं बल्कि अशाब्दिक अर्थात संकेतों जैसे कि इशारे, चेहरे की भावनाएं, आवाज की टोन और शारीरिक भाषा के माध्यम से भी संवाद करते हैं। ये सभी तत्व संचार को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, 16वां है, सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? भाषण और अभिक्रमित अनुदेशक या अनुवर्ग या प्रदर्शन? बताइए। सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? बताइए। सही उत्तर है साथियों अनुवर्ग, ट्यूटोरियल। अनुवर्ग विधि का प्रयोग करेंगे कब? जब विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, विस्तार से पढ़ेंगे। सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए अनुवर्ग सबसे उपयुक्त विधि है। ठीक है, अनुवर्ग में शिक्षक एक छोटे समूह के साथ काम करते हैं जिससे उन्हें प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है।
शिक्षक छात्रों को उनकी समस्याओं को समझने, उनके लिए रणनीतियां विकसित करने और उन रणनीतियों को लागू करने में सहायता कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ट्यूटोरियल जो अनुवर्ग विधि है ये विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। आगे चल रहे हैं 17वें प्रश्न में। 17वां प्रश्न है साथियों, छात्र को परियोजना कार्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। क्यों? प्रयोजन शैक्षिक हो, संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो, या सीखना क्रिया द्वारा हो, या उपयुक्त सभी। बताइए सही उत्तर। सही उत्तर है साथियों उपयुक्त सभी। ठीक है, छात्रों को परियोजना कार्य को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसलिए प्रयोजन शैक्षिक हो, संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो, या सीखना क्रिया द्वारा हो। ठीक है, ये सभी इसके सही उत्तर होंगे। थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। छात्रों को परियोजना कार्य देते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है प्रयोजन शैक्षिक हो। परियोजना कार्य का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक होना चाहिए, जिससे छात्रों को नई जानकारी और कौशल सीखने में मदद मिल सके। दूसरा, संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो। परियोजना कार्य को वास्तविक जीवन की समस्याओं और परिस्थितियों से जोड़ना चाहिए, ताकि छात्र उन्हें बेहतर समझ सकें और उनका समाधान करने की क्षमता विकसित कर सकें। तीसरा है सीखना क्रिया द्वारा हो। परियोजना कार्य के माध्यम से छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए, जिससे वे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। ठीक है, तो ये छात्रों को परियोजना कार्य देते समय शिक्षक को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए साथियों, उपयुक्त सभी। ठीक है, जो प्रश्न आप सभी के सामने आ रहे हैं साथियों, ये अति महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों से संबंधित जो प्रश्न है, कुछ प्रश्नों की बनने की संभावना होगी, तो आप ध्यान से देखेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे कि कितने प्रश्न आप सभी के सही हो रहे हैं। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो RT 2009 है, उसमें क्या प्रावधान है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बालक को शारीरिक एवं मानसिक दंड का निषेध, या बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था, या उपयुक्त सभी। बताइए सही उत्तर साथियों उपयुक्त सभी। देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RT 2009 कहता है, और बालक को शारीरिक एवं मानसिक दंड निषेध भी कहता है, और अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था, बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था भी कहता है। तो इसका सही उत्तर चौथा होगा। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। एक दूसरा है बालक को शारीरिक एवं मानसिक दंड का निषेध, अधिनियम के तहत बच्चों को शारीरिक और मानसिक दंड से बचाने का प्रावधान है। 2 तीसरा है बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था, अधिनियम बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए व्यवस्था करता है। ठीक है, ये सभी जो है RT 2009 के अंतर्गत आता है। 19वां है शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य है शिक्षण कार्य के प्रति समर्पण, शिक्षक बनने की इच्छा रखना, शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना, या छात्रों से अच्छा मेल जोल। बताइए शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स, इसका सही उत्तर साथियों शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना, तभी आप शिक्षण अभियोग्यता में परिपक्व हो सकते हैं, या शिक्षण अभियोग्यता आपके पास होगी जब शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं हैं। जब तक आप सभी वांछित योग्यताएं नहीं रखेंगे, तब तक आप शिक्षण अभियोग्यता की श्रेणी में नहीं आ सकते। ठीक है, शिक्षण योग्यता से तात्पर्य है शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना। यह केवल शिक्षण कार्य के प्रति समर्पण या शिक्षक बनने की इच्छा रखने से कहीं अधिक है। इसमें शिक्षण के ज्ञान, कौशल और अभिवृत्तियों का एक समूह शामिल है, जो एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है। शिक्षण अभियोग्यताओं के कुछ महत्वपूर्ण पहलू जैसे क्या क्या है? विषय ज्ञान होना चाहिए शिक्षक बनने के लिए, शिक्षण कौशल होने चाहिए, अभिवृत्ति होनी चाहिए, संचार कौशल होने चाहिए, और व्यक्तित्व होने चाहिए। ठीक है, प्रत्यारोपण विधि, ठीक है, कि किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम विधि है प्रत्यारोपण विधि। ठीक है, पढ़ते हैं। प्रत्यारोपण विधि किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम प्रविधि है। यह विधि जो प्रत्यारोपण विधि है, विद्यार्थियों को किसी काल्पनिक परिस्थिति में रखकर उसकी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करती है। इस विधि द्वारा विद्यार्थी के वास्तविक मनोभावों का पता लगाया जा सकता है, जो कि अन्य विधियों द्वारा संभव नहीं होता है। ठीक है, तो विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम विधि है साथियों प्रत्यारोपण विधि। ठीक है, 21वां प्रश्न देखते हैं। संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत
विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने के सक्षम बनाना कहलाता है। अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण या संश्लेषण, बताइए। सही उत्तर साथियों अनुप्रयोग। ठीक है, एप्लीकेशन यानी संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशलों के अंतर्गत विद्यार्थी का सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थिति में समझने का सक्षम कहलाता है अनुप्रयोग। ठीक है, ये अनुप्रयोग कहलाता है। थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के प्रयोग को वास्तविक परिस्थिति में समझने की सक्षम बनाना अनुप्रयोग कहलाता है। अनुप्रयोग इन सभी क्षमताओं का उपयोग करके वास्तविक परिस्थितियों में सैद्धांतिक कथनों को लागू करने की क्षमता है। इस प्रकार अनुप्रयोग संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद 22वां है, श्यामपट्ट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात का विशेष ध्यान रखेंगे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्यामपट्ट तथा विद्यार्थी के मध्य दूरी, या श्यामपट्ट तथा शिक्षक की मध्य दूरी, या कक्षा कक्षी की लंबाई, या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। श्यामपट्ट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने की बात कर रहा है, तो समुचित उत्तर क्या है साथियों? इसका समुचित उत्तर है पहला, श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य दूरी। ठीक है, श्यामपट्ट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों की मध्य दूरी यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यार्थियों को आसानी से पढ़ने के लिए अक्षरों का आकार पर्याप्त बड़ा होना चाहिए। पठनीयता, विद्यार्थियों को श्यामपट्ट पर लिखी गई सामग्री को स्पष्ट रूप से पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। दूसरा है ध्यान, यदि अक्षर बहुत बड़े हैं तो वे विद्यार्थी का ध्यान भंग कर सकते हैं, उन्हें पढ़ने में मुश्किल हो सकती है। तीसरा समझ, यदि अक्षरों को आकार उचित है तो विद्यार्थियों को लिखी गई सामग्री को समझने में आसानी होगी। ठीक है, पठनीयता, ध्यान और समझ, श्यामपट्ट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसका साथियों? श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य दूरी का। ठीक है, फिर 23वां है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है? समायोजन करना, उन्मुखीकरण करना, संवेगों का विकास करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। इसका सही उत्तर है साथियों, संवेगों का विकास करना निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है। समायोजन करना है, उन्मुखीकरण करना है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो संवेगों का विकास करना नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, संवेगों का विकास करना निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है। निर्देशन एवं परामर्श का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को समस्याओं का समाधान करने, निर्णय लेने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करना है। यह व्यक्ति को निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करता है। यह व्यक्ति को अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें स्वस्थ तरीके से प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और सही उत्तर की ओर आते रहेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, उससे हम सबको पता लगेगा, हमें पता लगेगा कि आप कितना जो है आपका जो पढ़ाई का स्तर है वो किस स्तर में आप हैं या कितनी आपकी तैयारी हुई है। 24वां प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता है? समस्या का चयन, परिणामों का सामान्यकरण, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण, या समस्या को दूर करने के लिए योजना निर्माण, बताइए। क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं है कह रहा है? सही उत्तर है साथियों, परिणामों का सामान्यकरण नहीं है। समस्या का चयन होता है और क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण भी होता है। समस्या को दूर करने के लिए योजना निर्माण भी होता है, लेकिन परिणामों का सामान्यकरण नहीं होता है। क्रियात्मक अनुसंधान में परिणामों का सामान्यकरण शामिल नहीं होता है, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान एक विशिष्ट समस्या का समाधान ढूंढने पर केंद्रित होता है, जो एक विशिष्ट संदर्भ में होता है। इस प्रकार परिणामों को अन्य संदर्भों में सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। अन्य तीनों विकल्प समस्या का चयन, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण और समस्या को दूर करने के लिए योजना निर्माण क्रियात्मक अनुसंधान में शामिल है। ठीक है, 25वां है, अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को कहा जाता है? वृद्धिमान आवर्तन वक्र, ह्रासमान आवर्तन वक्र, समान आवर्तन वक्र, या एस आकार वक्र, बताइए। सही उत्तर है साथियों, एस आकार वक्र। अब ये एस आकार वक्र क्या है, इसको जरा विस्तार से पढ़ते हैं। अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को एस आकार वक्र कहा जाता है। यह वक्र
अधिक्रम की प्रारंभिक गति, अधिकतम दर और अंतिम सीमा को दर्शाता है। अधिगम वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो समय के साथ अधिगम या प्रदर्शन में बदलाव को दर्शाता है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, प्रारंभिक चरण, मध्यवर्ती चरण और अंतिम चरण। ठीक है। 26वां प्रश्न है, उसके बाद अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। आपको बताना है कि अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना, परीक्षाओं की वैधता ज्ञात करना या परीक्षाओं की विश्वसनीयता ज्ञात करना या विद्यार्थियों द्वारा अर्जित कौशलों को ज्ञात करना। बताइए, अधिगम मापने के लिए क्या आवश्यक नहीं है, बताना है आपको। इसका सही उत्तर है साथियों फर्स्ट वाला, शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना। ठीक है। अधिगम मापन करने के लिए आवश्यक नहीं है शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना। ठीक है। परीक्षाओं की वैधता ज्ञात करना ये है, परीक्षाओं की विश्वसनीयता ज्ञात करना भी है, विद्यार्थी द्वारा अर्जित कौशल को ज्ञात करना भी है। ठीक है। शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना नहीं है। इसको विस्तार से पढ़ लेंगे। अधिगम मापन करने के लिए शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना आवश्यक नहीं है। शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना शिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन यह सीधे तौर पर अधिगम मापन से संबंधित नहीं है। अधिगम मापन का मुख्य उद्देश्य यह है कि यह ज्ञात किया जाए कि विद्यार्थी ने क्या सीखा, न कि यह शिक्षक ने क्या सिखाया। ठीक है। 27वां, बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है विद्यालय में छात्रों का समूह विभाजन में, निर्देशन के प्रयोजन हेतु, चयन करने के प्रयोजन हेतु या उपयुक्त सभी। बताइए, बुद्धि परीक्षण क्षणों का प्रयोग किया जाता है। बताइए भाई। इसका सही उत्तर है साथियों उपयुक्त सभी, यानी बुद्धि परीक्षण का प्रयोग विद्यालय में छात्रों का समूह विभाजन करने में, निर्देशन के प्रयोजन हेतु और चयन करने के प्रयोजन हेतु सभी बुद्धि परीक्षण का प्रयोग निम्नलिखित सभी कार्यों में किया जाता है। विद्यालय में छात्रों का समूह विभाजन करने में यह शिक्षक को छात्रों की शैक्षिक जरूरतों के अनुसार समूह में बांटने में मदद करता है। दूसरा है निर्देशन के प्रयोजन हेतु, यह छात्रों को उनकी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार मार्गदर्शन प्रदान करने में सहायक होता है। तीसरा है चयन करने में के प्रयोजन हेतु, यह नौकरियों, विशेष कार्यक्रमों या शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने में उपयोगी होता है। बुद्धि परीक्षण इन सभी क्षेत्रों में उपयोगी होते हैं। 28वां साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है। बताना आपको कि कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है। विन्यास प्रेरण, फिर है संचलन, फिर हाव भाव या वाक स्वरूप परिवर्तन। सही उत्तर है साथियों विन्यास प्रेरण। ठीक है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है। ठीक है। संचलन है, हाव भाव है, वाक स्वरूप परिवर्तन भी है, तो विन्यास प्रेरण नहीं है। विन्यास प्रेरण उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के मुख्य तत्व देखिए क्या क्या है। संचलन, यानी शिक्षक कक्षा में इधर उधर गति करते हुए छात्रों का ध्यान आकर्षित करते हैं। एक दूसरा भाव भंगिमा, शिक्षक विभिन्न भाव भंगिमाओं का उपयोग करते हुए विषय को रोचक बनाते हैं। तीसरा आवाज का स्वरूप, शिक्षक आवाज के स्वरूप में बदलाव करते हुए छात्रों को उत्साहित करते हैं। चौथा शब्दों का चयन, शिक्षक सरल और रोचक शब्दों का चयन करते हुए विषय को समझने में आसान बनाते हैं। पांचवा प्रदर्शन, शिक्षक विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों का उपयोग करते हुए स्पष्ट करते हैं। ठीक है। तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व कौन सा नहीं है साथियों, विन्यास प्रेरण। फिर है 29वां, एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय ध्यान में रखता है निर्मित उद्देश्य, मानव एवं भौतिक संसाधन या ए बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय ध्यान में रखता है। सही उत्तर है साथियों ए बी दोनों, यानी निर्मित उद्देश्य रखता है और मानव एवं भौतिक संसाधनों को साथ में रखता है। ठीक है। विस्तार से पढ़ेंगे। एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय ए बी यानी निर्मित उद्देश्य और मानव एवं भौतिक संसाधन दोनों को ध्यान में रखता है। यह एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है जो शिक्षण की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करता है। यदि कक्षा का वातावरण अनुकूल नहीं है तो शिक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह एक ऐसा वातावरण बनाए जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करे। ठीक है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय उद्देश्य और मानव एवं भौतिक संसाधनों को ध्यान में रखता है शिक्षक। अंतिम प्रश्न है साथियों, आप अपने विद्यार्थियों में मुख्य तौर पर स्व अनुशासन किस प्रकार विकसित करेंगे।
उनको उत्तरदायित्व देकर, अच्छे चरित्र के नियम बताकर, दंड देकर या नियमों का पालन करके। बताइए आप अपने विद्यार्थियों में मुख्य तौर पर स्व अनुशासन कैसे विकसित करेंगे? सही उत्तर है साथियों, उनको उत्तरदायित्व देकर। यदि छात्र को उत्तरदायित्व दिया जाएगा तो वह स्व अनुशासन को बनाए रखेंगे। विस्तार से पढ़ेंगे। विद्यार्थियों में स्व अनुशासन विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें उत्तरदायित्व देना है। जब विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई एवं अपनी गतिविधियों और अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है तो वे साथियों, ये 2018 का LT का शिक्षा मनोविज्ञान का प्रश्न पत्र था, जिसमें 30 प्रश्न आप सभी ने पढ़े, समझे और उनके उत्तरों को व्याख्यात्मक रूप से सुना, पढ़ा। तो निश्चित रूप से आप सभी को इन प्रश्नों से लाभ होगा। और यदि आप इस प्रश्न पत्र की या 30 प्रश्नों की जो PDF है आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से ग्रुप ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।